आज हम ज़ोमैटो पर बात करने जा रहे हैं क्योंकि आजकल ये सबका डार्लिंग स्टॉक बना हुआ है। पहले इस इंडस्ट्री यानी ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस की इस रैपिड ग्रोथ के पीछे मेनली स्मार्टफोन, मोबाइल इंटरनेट और यूपीआई का पेनिट्रेशन है। क्योंकि आज से 10 साल पहले के मुकाबले आज ज़्यादा लोग घर बैठे ग्रोसरी, फूड या कोई सर्विस ऑर्डर कर सकते हैं। साल 2022 तक इंडिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री लगभग 75 बिलियन यूएस डॉलर की थी, जो कि एक प्रोजेक्शन के हिसाब से साल 2030 तक 300 बिलियन यूएस डॉलर की हो जाएगी। और इसकी मेन वजह है कि आज इंडिया के मेट्रो सिटीज के अलावा टीयर 2 और टीयर 3 सिटी भी ई कॉमर्स पेनिट्रेट कर रहा है। 2023 के आंकड़ों के हिसाब से चाइना और यूएस के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपर्स हैं। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में 100% एफडीआई की मंजूरी दे दी है और इंडिया में ई कॉमर्स इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखकर प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल ने 33 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि आज तक इंडिया में किसी भी सेक्टर को मिलने वाला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ज़ोमैटो का आईपीओ जुलाई 2021 में आया था और इसका इश्यू प्राइस 76 रुपीस पर शेयर था। ये शेयर 50% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ और इसका आईपीओ सब्सक्रिप्शन 38 टाइम्स था। आईपीओ के समय कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ थी, लेकिन फिर भी वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। लिस्ट होने से पहले ही ज़ोमैटो ने अपने कंपटीटर उबर ईट्स को एक्वायर कर लिया था और जून 2021 में ग्रोफर, जो कि अभी ब्लिंकिट है, उसमें भी एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया था। इसके बाद अगस्त 2022 में ज़ोमैटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया और ये एक्विजिशन काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था, जिसका इम्पैक्ट ज़ोमैटो के शेयर में भी काफ़ी देखने को मिला था। ज़ोमैटो के शेयर उस समय ऑल टाइम लो पर ट्रेड हो रहे थे। इस एक्विजिशन में कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व थी कि ब्लिंकिट एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और ज़ोमैटो, जो कि खुद भी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो इस एक्विजिशन को एनालिस्ट ने क्रिटिसाइज किया था। इसके अलावा कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी मीडिया में चर्चा थी। मार्च 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने पहली बार ब्रेक इवन को अचीव किया और कंपनी ने 2 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया। और इसके बाद ज़ोमैटो के सबसे बड़े कंपेटिटर स्विगी ने जब अप्रैल 2023 में प्लेटफॉर्म फी इंट्रोड्यूस की, उसके 4 महीने के बाद यानी सितंबर 2023 में ज़ोमैटो ने भी 2 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस इंट्रोड्यूस की और तब से कंपनी के नेट प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और हाल ही में ग्रोसरी बिजनेस यानी ब्लिंकिट ने भी पॉजिटिव एडजस्टेड एबिटा यानी ओपीएम रिपोर्ट किया है और साथ ही कंपनी की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में भी 30% CAGR की मैसिव ग्रोथ देखी जा सकती है। और इसका इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि शेयर आज लगभग ऑल टाइम हाई जोन में ट्रेड हो रहा है। ज़ोमैटो के मेन कंपटीटर्स में स्विगी और ONDC, जो कि गवर्नमेंट बैक्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये 2 मेन कंपटीटर्स हैं, जिसमें स्विगी भी अपना आईपीओ लाने वाली है। और अब ये शेयर एक बार फिर से चर्चा में आया है क्योंकि मीडिया में ऐसी खबर थी कि ज़ोमैटो पेटीएम के मूवीज टिकटिंग बिजनेस को एक्वायर करने जा रहा है। लेकिन 16 जून 2024 की एक एक्सचेंज फाइलिंग में ज़ोमैटो ने ये क्लियर किया कि उसकी पेटीएम के साथ ऐसी चर्चा तो चल रही है, लेकिन अभी इसे लेकर के कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। दोस्तों, ज़ोमैटो ने पेमेंट एग्रीगेटर की एप्लीकेशन भी सबमिट कर रखी थी, यानी कि ज़ोमैटो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे इनके बिजनेस में भी आना चाहता था। लेकिन 13 मई 2024 की एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने ये बताया कि उसने पेमेंट एग्रीगेटर की एप्लीकेशन को विथड्रॉ कर लिया है, क्योंकि उसे इस बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज़ोमैटो को नहीं दिख रही है, जो कि स्ट्रैटेजिकली एक अच्छा मूव है। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कंपनी के 4 मेन बिजनेस सेगमेंट हैं। फूड डिलीवरी, जो कि इसका मेन रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, यानी 63% रेवेन्यू फूड डिलीवरी बिजनेस से ही आता है। डिलीवरी फीस, प्लेटफॉर्म फीस और इसके साथ ही मेंबरशिप फीस से रेवेन्यू अर्न करती है, जैसे ज़ोमैटो गोल्ड मेंबरशिप, जिसमें ज़ोमैटो मेंबर्स को कुछ स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इन सब के अलावा
जोमेटो अपने प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट से भी रेवेन्यू जनरेट करता है। दूसरा मेन बिजनेस सेगमेंट है ग्रोसरी बिजनेस यानी ब्लिंकिट। 24% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के साथ ये दूसरे नंबर का बिजनेस सेगमेंट है। इस बिजनेस में भी कंपनी कमीशन, डिलीवरी फीस और एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके अलावा ब्लिंकिट के अपने ग्रोसरी स्टोर्स भी हैं, जिसे कि लेटेस्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने ये बताया कि कुछ मेट्रो सिटीज में जहां पर वो अभी अंडर पेनिट्रेटेड है, उन सिटीज में कंपनी अपने स्टोर्स को और बढ़ाएगी और साल 2025 तक इन स्टोर्स की संख्या को 1000 तक ले जाने का टारगेट है। इसके बाद तीसरा बिजनेस सेगमेंट है डाइनिंग आउट, यानी जोमेटो के कुछ रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप हैं, जिसमें वो अपने कस्टमर्स को डाइन आउट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इस सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 6% है। इसके बाद लास्ट सेगमेंट है B2C सप्लाईज यानी हाइपर प्योर। इस सेगमेंट में जोमेटो रेस्टोरेंट्स को और कुछ अदर कस्टमर्स को फूड इंग्रेडिएंट्स की सप्लाई का काम करती है। इस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन भी 6% है। क्योंकि ये बिजनेस लो मार्जिन्स बिजनेस होते हैं, इसलिए ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में कोई भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबल होता है। ये बिजनेसेस बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, क्योंकि इनके खुद के रेस्टोरेंट्स तो हैं ही नहीं, तो ये रेस्टोरेंट्स से ऑर्डर रिसीव करके कस्टमर्स को पहुंचाते हैं और कस्टमर्स को इसी कन्वीनियंस सर्विस के लिए चार्ज करते हैं। यही इनका मेन बिजनेस मॉडल है। अमेज़न, जो कि आज दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक है, वो भी एक सर्विस प्रोवाइडर है और इस इंडस्ट्री में ग्लोबली सबसे बड़ा प्लेयर है। तो दोस्तों, अब कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। लगभग 1,75,000 करोड़ के मार्केट कैप की लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी की सेल्स पिछले 7 सालों में लगभग 30 टाइम्स ज़्यादा हो गई है, जो कि एक मैसिव इंक्रीज है। लगातार नेगेटिव ओपीएम रजिस्टर करने के बाद इस साल कंपनी ने पॉजिटिव ओपीएम रजिस्टर किया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.77% और रिटर्न ऑन इक्विटी 1.76% है, जो कि काफ़ी कम है। शेयर प्राइस 198 रुपीज़ का है और अर्निंग पर शेयर 40 पैसे के, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि स्टॉक इस समय लगभग 500 के पीई मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रहा है। एफआईज 55.11% शेयर होल्ड करते हैं और डीआईज 15.28%। इसके अलावा दोस्तों, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड यानी Naukri.com की 13.55% की शेयर होल्डिंग है और कंपनी के फाउंडर दीपेंद्र गोयल की 4.19% की। टेक्निकल्स की बात करें तो दोस्तों, जैसा हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि शेयर ऑल टाइम हाई जोन में ट्रेड हो रहा है। स्टॉक के डिलीवरी परसेंटेज अच्छे होते हैं, 50% से ज़्यादा। आखिरी में डिस्क्लेमर दे दूं कि ये शेयर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर।